हेलो साथियों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस मैराथन क्लास को। और इस क्लास के अंदर हमने 60 प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी सिलेक्टेड प्रश्न हैं जो आप सबके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो सभी बच्चे मिलकर सबसे पहले तो क्लास को एक बार शेयर कर दूं, ताकि और भी साथी जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम है वो भी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। ठीक है। और आपको पता है क्लास आपको डेली शाम को 8:30 पर मिलती है, तो सभी को डेली शाम को 8:30 पर क्लास ज्वाइन करनी है। और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सबको बता दें, जो साथी ट्रिपल सी का कंप्लीट बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सभी अभी सफलता बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ये पूरा रिकॉर्डेड बैच है, जिनको रिकॉर्डेड फॉर्म में चाहिए वो इस बैच को ले सकते हैं। और ये बैच अभी आपको 299 में मिल जाएगा। साथ ही साथ जिनका अक्टूबर में एग्जाम है या फिर सितंबर में एग्जाम है, तो आप सभी सितंबर एग्जाम के लिए फतेह बैच 9.0 है और ये 10.0 अक्टूबर एग्जाम के लिए है। तो इस बैच को आप ले सकते हैं 399 में। बट अब ये ट्रिपल सी L25 कूपन लगाएंगे तो इससे भी कम में ये आपको मिल जाएगा। यहाँ पर एडिशनल डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ओके, तो ये बैच आप ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी मोबाइल ऐप पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी समस्या के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। और जो साथी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं या आप एक नया कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ओपन करना चाहते हैं और आप फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, तो आप RMPV कंप्यूटर एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी से फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। बहुत ही आपको अफोर्डेबल प्राइस पर यहाँ पर फ्रेंचाइजी मिलेगी। कोई यहाँ रिन्यूअल फ़ी वगैरह नहीं होती है, कोई रॉयल्टी फ़ी नहीं होती है। केवल और केवल रजिस्ट्रेशन फीस स्टूडेंट की लगेगी, वो भी बहुत ही नॉमिनल फीस लगती है। तो अधिक जानकारी के लिए आप 9452299446 पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या कह रहा है कि लिब्रो ऑफिस कैल्क किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। लिब्रो ऑफिस कैल्क किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ये हमने अपने सेशन में पहले भी कई बार आपको पढ़ाया है और इस बार भी हमने इसको अपनी क्लास में शामिल किया है। ठीक है, आज के इस सेशन में लिब्रो ऑफिस से सवाल हैं, जिसमें लिब्रो ऑफिस कैल्क होगा, लिब्रो ऑफिस राइटर होगा, लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस होगा। इसमें कुछ साइबर सिक्योरिटी से भी क्वेश्चन लिए गए हैं, कुछ फंडामेंटल से भी लिए गए हैं, और भी जो इंपॉर्टेंट मुझे लगा वो हमने यहाँ पर ऐड किया है। तो लिब्रो ऑफिस कैल्क किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ये जब सवाल आपसे बनेगा तो आपको आंसर में क्या बताना है। यह एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। कैसा है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। प्रेजेंटेशन जैसे आपका ये लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस होता है, वर्ड प्रोसेसर में आपका लिब्रो ऑफिस राइटर होता है और स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर आपका कैल्क होता है। फिर सेकेंड प्रश्न कहता है, कैल्क में ऑटोफिल का उपयोग किस लिए होता है। ऑप्शन है ऑटोफिल, है ना। तो जो ऑटोफिल है इसका इस्तेमाल किस लिए होता है, क्यों होता है। प्रिंटर चालू करने के लिए, फाइल को सेव करने के लिए, स्क्रीन साफ करने के लिए, मानों को स्वतः भरने के लिए, टू ऑटोमेटिकली फिल वैल्यूज। तो हम चाहते हैं कि वैल्यूज ऑटोमेटिकली फिल हो जाएं, इसलिए ऑटोफिल का यूज करते हैं। तो यहां पर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला सवाल है, मैक्स फंक्शन क्या करता है। ठीक है, व्हाट डज द मैक्स फंक्शन डू। तो जो मैक्स फंक्शन होता है, आप देखोगे लिब्रो ऑफिस कैल्क में बहुत सारे फॉर्मूले दिए गए हैं और इस पर हमने प्रॉपर एक वीडियो बनाया है, प्रॉपर हमने ये क्लास आपको करवाई है, तो आप उस क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लिब्रो ऑफिस हमने कैल्क की एक प्रॉपर क्लास कराई है जिसको आप देख सकते हैं। मैक्स फंक्शन क्या करता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, सबसे बड़ा मान देता है, सबसे छोटा मान देता है, औसत निकालता है, जोड़ करता है। तो मैक्स का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू आपको बताकर देगा। जो भी क्राइटेरिया रेंज है उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो निकाल कर देगा। तो सबसे बड़ा मान देता है मैक्स फंक्शन। ऑप्शन आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 4 का आंसर देना है, पूछा है यहाँ पर मिन फंक्शन क्या करता है। मिन का मतलब होता है मिनिमम वैल्यू। तो जैसे मैक्स मैक्सिमम वैल्यू बताएगा, वैसे ही मिन जो भी सिलेक्टेड क्राइटेरिया रेंज होगी उसमें से क्या बताएगा, मिनिमम वैल्यू बताएगा, यानी कि सबसे छोटा मान बता देगा, सबसे छोटी वैल्यू बता देगा। एक बार आप लोग उस जो हमने फार्मूला वाली क्लास करवाई है वो देख लेना, क्योंकि यहाँ से ना कई सारे सवाल बनते हैं। और जैसे इसमें विशेष तौर से देखना क्या है, जैसे मोड हो गया ठीक है, सम फंक्शन हो गया, प्रोडक्ट हो गया, यहाँ से सवाल ज़्यादा आते हैं, एवरेज हो गया, ठीक है, कोसेंट फार्मूला हो गया, और इसके बाद आता है एक और इसमें आता है
तो उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, अभी बता देंगे। तो वो भी आता है इसमें। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो, एक आता है, उसका नाम याद नहीं आ रहा। सेल एड्रेस A1 में ए क्या दर्शाता है? A1 में ए क्या दर्शाता है? जवाब दीजिएगा। A1 में अगर हम ए की बात करें तो ए क्या है? A1 के अंदर एक कॉलम है। देखो, ए और वन ये दो अलग अलग चीजें हैं। एक जो सेल होता है वो दो चीजों से मिलकर बनता है, कॉलम और रो। तो यहाँ ए जो है ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो वन है आपका ये रो को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये कॉलम हो जाएगा, वन क्या हो जाएगा? ये रो नंबर हो जाएगा। कैल्क में मर्ज सेल का उपयोग किस लिए होता है? मर्ज सेल, भाई आपने देखा होगा कैल्क में हम सेल को क्या कर सकते हैं? मर्ज कर सकते हैं। तो सेल को मर्ज करने के लिए हम क्यों करते हैं? इसका उपयोग क्या है? तो अगर मान लिया जैसे एक सेल ये वाली आपकी है, फिर एक सेल ये वाली आपकी है, फिर एक सेल ये वाली है, हम इन तीनों को आपस में मिलाना चाह रहे हैं तो हम सेल को मर्ज कर देंगे। तो कई सेल्स को एक सेल में मिलाने के लिए, कई सेल्स को एक ही सेल में मिलाने के लिए हम सेल को मर्ज कर देते हैं। अगला सवाल है, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस किस प्रतीक से दर्शाई जाती है? एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को कौन से सिंबल से दर्शाते हैं? ठीक है, देखो सेल का जो एड्रेस होगा, है ना, तो वो चेंज नहीं होगा। वो चेंज नहीं होगा जब आप कॉपी करते हैं, तो कॉपी करने पर वो चेंज नहीं होगा। किसमें? एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में। और इसको डॉलर से दिखाया जाता है। अगर आपने जैसे सेल आपकी P5 है तो यहाँ पर डॉलर का सिंबल आप लगा देंगे रो एंड कॉलम से पहले। तो अब ये सेल कैसा बन जाएगा? एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस हो जाएगा। रेफरेंस का मतलब है सेल का जो आपका एड्रेस है ना, वो सेल रेफरेंस कहलाता है। तो ये एब्सोल्यूट हो गया। अब ये क्या है कि इसको कॉपी करोगे तो इसका एड्रेस चेंज नहीं होगा, ठीक है। एक होता है मिक्स्ड। मिक्स्ड में क्या होगा? जैसे V5 है तो यहाँ पर V के आगे ही डॉलर लगाया गया या 5 के आगे ही लगाया गया, दोनों में से एक में ही लगाया गया, तो ये मिक्स्ड हो गया, ठीक है। तो ये एब्सोल्यूट कहलाएगा यहाँ पर, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, अगर कतई बिल्कुल नॉर्मल है ऐसे तो इसको क्या बोलोगे? रिलेटिव। इसको क्या बोलोगे? रिलेटिव सेल रेफरेंस बोलोगे। तो सेल रेफरेंस तीन प्रकार के हो गए, रिलेटिव हो गया, एब्सोल्यूट हो गया और मिक्स्ड हो गया। समझ में आ गया? क्वेश्चन 8 है, काउंट फंक्शन का कार्य क्या होता है? काउंट फंक्शन का काम क्या है, बताइए। काउंट फंक्शन का काम क्या होता है? संख्या वाले सेल्स की गिनती करता है। काउंट्स न्यूमेरिक सेल्स, सभी सेल्स की गिनती करता है। केवल खाली सेल्स को गिनना इसका काम है, केवल टेक्स्ट गिनना इसका काम है। तो काउंट फंक्शन हमेशा न्यूमेरिक वैल्यू को काउंट करता है। जो न्यूमेरिक वैल्यू होंगी सेल के अंदर उनको काउंट करके बता देगा। जैसे आपका सेल यहाँ पर एक ये है, एक ये है, एक ये है, आपने यहाँ एक लिखा, यहाँ दो लिखा, यहाँ तीन लिखा, यहाँ मान लिया चार लिखा, या कोई भी नंबर हो सकता है, तो ये काउंट करके बता देगा टोटल तीन न्यूमेरिक वैल्यू टाइप की गई हैं। वैल्यू को जोड़ेगा नहीं, कितनी वैल्यू न्यूमेरिक है वो बता देगा। कैल्क में चार्ट बनाने के लिए कौन सा मेनू उपयोग किया जाता है? अगर आपको कैल्क में चार्ट को डालना है तो आप किस मेनू में जाकर चार्ट को डाल सकते हैं? कैल्क में चार्ट अगर आपको डालना है तो कौन सा मेनू उपयोग करते हैं? चार्ट अप्लाई करने के लिए आपको इंसर्ट मेनू में जाना होता है। इंसर्ट मेनू में आप जाएंगे तो वहां से चार्ट को अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 10 का आंसर देना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग किसके लिए होती है? किसी शर्त के आधार पर सेल्स को रंगने के लिए होती है, सीट डिलीट करने के लिए होती है, प्रिंट करने के लिए होती है, या डेटा कॉपी करने के लिए होती है। तो देखिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग जैसा कि नाम से ही आप समझ पा रहे हैं कि फॉर्मेटिंग तो करना है बट कंडीशन के साथ करना है, एक शर्त के साथ में आपको फॉर्मेटिंग करनी है। तो किसी शर्त के आधार पर अगर सेल्स को फॉर्मेट करते हैं तो उसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग बोला जाता है। जैसे हमने कहा, मान लिया ये सेल हमारा है, हमने कहा अगर इस सेल के अंदर हम कोई भी वैल्यू माइनस में लिखते हैं तो वो रेड कलर में हो जाए। जैसे 1 लिखा तो ये नॉर्मल रहे, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर सेल के अंदर माइनस में 1 लिखा हमने तो ये हो जाना चाहिए रेड कलर में। तो एक कंडीशन आपने बता दी कि भाई अगर माइनस में वैल्यू जाएगी तो ही रेड करना है। इसको बोलते हैं किसी शर्त के आधार पर सेल को फॉर्मेट करना।
11 का आंसर देना है। फ्रीज पेन्स का उपयोग किस लिए होता है? फ्रीज पेन्स का उपयोग किस लिए होता है? प्रिंटर बंद करने के लिए, सीट डिलीट करने के लिए, पंक्ति स्तंभ को स्थिर रखने के लिए, या फिर अंडू करने के लिए। तो फ्रीज पेन का इस्तेमाल कब होता है? फ्रीज पेन से क्या होता है कि हम कॉलम एंड रोज को फ्रीज कर सकते हैं, यानी स्थिर कर सकते हैं, वहीं पर रोक सकते हैं। देखो क्या होता है, जैसे आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क या एक्सेल मान लो, है ना, एक सीट आपने यहाँ तैयार की है और इसमें आपने यहाँ टॉप पर एसआर नंबर, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ऐसे ये आपने टाइटल भी लिख लिए और आप उसमें डेटा एंटर आप कर रहे हैं। तब डेटा एंट्री कर रहे हैं तो जब डेटा बहुत ज़्यादा होता है तो क्या होगा, पेज को स्क्रॉल करना पड़ेगा क्योंकि डेटा आपने बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है। तो जैसे ही आप स्क्रॉल करोगे, पेज को ऊपर की तरफ भेजोगे, तो एसआर नंबर, नेम वगैरह ये सब ऊपर की तरफ चला जाएगा, ये आपको दिखने वाला नहीं है। फिर डेटा की वैल्यू करने में थोड़ा कठिनाई होती है कि भाई इसमें क्या लिखें, इसके हेडर तो दिख नहीं रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम ये क्या कर सकते हैं, जो आपका फर्स्ट रो है उसको भी फ्रीज कर सकते हैं और इधर अगर हमें कॉलम में कुछ चाहिए तो कॉलम को भी फ्रीज कर सकते हैं। तो पंक्ति यानी जो आपका रोज एंड कॉलम है उसको हम फ्रीज करने के लिए फ्रीज पेन का इस्तेमाल करते हैं। कैल्क में कौन सा फंक्शन किसी संख्या का वर्गमूल निकालता है? किसी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए कौन सा फंक्शन होता है लिब्रे ऑफिस कैल्क में? वर्गमूल कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इसके लिए कौन सा फंक्शन होता है, बताइए। फटाफट से जवाब सभी को देना है। और देखिए, जिन बच्चों ने क्लास को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो आप लोग क्लास को लाइक और शेयर भी कर दो ताकि और भी बच्चे इस क्लास को देख पाएं। यहां पर सही जवाब है SQRT। कौन सा फंक्शन होगा? SQRT फंक्शन होता है वर्गमूल ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो सभी बच्चे क्लास को एक बार शेयर भी कर दो, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, और जो नए छात्री हैं आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचता रहे जब भी क्लास कराएं। वी लुकअप फंक्शन किसके लिए प्रयोग होता है? वी लुकअप फंक्शन किसके लिए होता है? वी का मतलब यहाँ वर्टिकल है, लुकअप है ना, वर्टिकल लुकअप के लिए होता है। कॉलम के आधार पर डेटा खोजने के लिए होता है, पंक्ति के आधार पर डेटा खोजने के लिए होता है। तो वर्टिकल कॉलम होगा कि पंक्ति होगा? कॉलम होगा। फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पर राइट है। कैल्क में फाइंड एंड रिप्लेस का शॉर्टकट क्या होता है? फाइंड एंड रिप्लेस के लिए क्या शॉर्टकट की यूज करते हैं? और ये सवाल पूछेगा कि कौन से मेनू के अंदर ये कमांड आपको मिलती है। तो फाइंड एंड रिप्लेस की जो कमांड है वो कौन से मेनू के अंदर मिलेगी? तो ये आपको मिलेगा एडिट मेनू के अंदर, फाइंड एंड रिप्लेस, और इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल H है। केवल फाइंड की बात करें तो कंट्रोल के साथ में F होता है, ये केवल फाइंड के लिए होता है कंट्रोल F, और फाइंड एंड रिप्लेस की कंट्रोल H होती है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है? जैसे कैल्क में पूछा था कैसा होता है, तो वो स्प्रेडशीट होता है। यहाँ पर इम्प्रेस में पूछा है तो ये कैसा होगा? ये आपका प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होगा। ऑप्शन डी है, प्रेजेंटेशन होगा। इम्प्रेस फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? जब आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जाओगे तो वहां पर बाय डिफॉल्ट क्या एक्सटेंशन बनेगा? देखो, इम्प्रेस के अंदर जब किसी भी फाइल को आप सेव कराओगे तो .od सब में रहेगा ओपन डॉक्यूमेंट, और P फॉर प्रेजेंटेशन याद रखो। ठीक है, स्प्रेडशीट में क्या होगा? ओपन सब में रहेगा ओपन डॉक्यूमेंट, S फॉर स्प्रेडशीट। और राइटर है, राइटर में क्या होगा? ओपन डॉक्यूमेंट, और राइटर में कुछ लिखते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं तो T यहाँ लगा दो बस। ठीक है, तो यहाँ पर O, D और P, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। नई स्लाइड जोड़ने के लिए कौन सा मेनू उपयोग किया जाता है? आप एक नई स्लाइड कैसे जोड़ सकते हैं? इसकी शॉर्टकट की भी खूब पूछता है आपके पेपर में। तो शॉर्टकट क्या होता है? शॉर्टकट क्या होगा? कंट्रोल के साथ में M आपको प्रेस करना है, कंट्रोल M प्रेस करके न्यू स्लाइड आप जोड़ सकते हैं। मेनू की बात करें तो स्लाइड मेनू के अंदर ये आपको कमांड मिलती है। इम्प्रेस में स्लाइड शो प्रारंभ करने का शॉर्टकट की क्या होता है? आप स्लाइड शो कैसे प्रारंभ कर सकते हो? स्लाइड शो शुरू करना है, इसके लिए F5 कुंजी होती है। ठीक है, और इसके लिए मेनू कौन सा होगा? तो इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होता है, होना है आपको, क्योंकि देखो इसमें ऑप्शन मान लिया ऐसे दिए गए हैं, स्लाइड दे रखा है, फिर B में स्लाइड शो दे रखा है, ठीक है, और इसमें आपका C में व्यू दे रखा है, और D में आपका मान लिया फाइल दे रखा है। और आपसे पूछा है स्लाइड शो शुरू करने के लिए कौन से मेनू में जाना पड़ेगा।
तो कुछ लोग स्लाइड मेनू लगा देते हैं, कुछ व्यू लगा देते हैं। यहाँ पर स्लाइड शो अलग से ही मेनू दे रखा है। स्लाइड शो करने के लिए एक अलग ही मेनू दिया हुआ है, वहां पर जाकर के स्लाइड शो करना है। इम्प्रेस में स्लाइड लेआउट चुनने का विकल्प कहाँ पर मिलता है? आप स्लाइड का अलग अलग लेआउट भी सेलेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू, जो आपको ठीक लगता है। तो ये जो लेआउट का ऑप्शन है ये मिलेगा कहाँ पर? स्लाइड लेआउट का ऑप्शन कहाँ मिलेगा? तो ये मिलेगा स्लाइड मेनू के अंदर। कहाँ जाना है? स्लाइड मेनू के अंदर जाना है और वहां पर स्लाइड लेआउट आपको मिलेगा। साथ ही साथ आप साइड बार पर भी जा सकते हो और साइड बार में भी आपको स्लाइड लेआउट के ऑप्शंस मिल जाते हैं। 20 में बताना है इम्प्रेस में स्लाइड ट्रांजिशन का उपयोग किस लिए होता है? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंदर स्लाइड ट्रांजिशन का उपयोग किस लिए होता है? तो स्लाइड ट्रांजिशन का इस्तेमाल क्यों करते हैं? चार्ट को बनाने के लिए करते हैं, टेक्स्ट का रंग बदलने के लिए करते हैं, स्लाइड बदलने का प्रभाव देने के लिए करते हैं, या पेज सेव करने के लिए करते हैं। तो जब स्लाइड आपकी बदलती है तो प्रभाव देती है, इफेक्ट देती है। टू गिव इफेक्ट बिटवीन स्लाइड्स, एक स्लाइड जाती है और अगली स्लाइड आती है, उसके बीच में एक इफेक्ट देना है आपको, तो वहां पर स्लाइड ट्रांजिशन लगा दिया जाता है ताकि थोड़ा सा इफेक्ट वहां पर आ जाए। और ये बहुत अलग अलग टाइप के वहां पर आपको मिल जाते हैं। 21 कहता है इम्प्रेस में नोट्स व्यू का उपयोग किसके लिए होता है? नोट्स व्यू का इस्तेमाल किसके लिए होता है इम्प्रेस के अंदर? बताइए। नोट्स व्यू का इस्तेमाल स्लाइड के लिए स्पीकर नोट्स जोड़ने के लिए होता है। तो स्लाइड में स्पीकर नोट्स ऐड करने के लिए ही नोट्स व्यू का इस्तेमाल करते हैं। नोट्स व्यू में क्या होता है, आपकी यहाँ स्लाइड भी नजर आ जाती है ऐसे, और नीचे आपके नोट्स के लिए भी स्पेस मिल जाता है जहां पर उस स्लाइड के बारे में पर्टिकुलर लिख सकते हैं। ठीक है। इम्प्रेस में एनिमेशन का क्या अर्थ होता है? इम्प्रेस के अंदर एनिमेशन का अर्थ क्या होता है बताइए। जो बच्चे अभी क्लास में उपस्थित हुए हैं प्लीज आप सभी क्लास को शेयर कर दो, सभी बच्चों तक पहुंचा देना है, और अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना है। नए साथी हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। इम्प्रेस में एनिमेशन का क्या अर्थ होता है? वस्तुओं और टेक्स्ट में गति प्रभाव जोड़ना, एडिंग मोशन इफेक्ट्स टू ऑब्जेक्ट एंड टेक्स्ट। तो जो भी स्लाइड के अंदर हमने एलिमेंट ऐड करे हैं, जैसे टेक्स्ट हो सकता है, कोई पिक्चर हो सकती है, कोई क्लिप आर्ट हो सकता है, कोई शेप हो सकता है, उस पर एनिमेशन लगाना एनिमेशन कहलाता है। उस पर कोई भी आप इफेक्ट लगा देते हैं वो एनिमेशन कहलाता है। इम्प्रेस में हैंड आउट व्यू का उपयोग कहाँ पर होता है? हैंड आउट व्यू प्रिंटिंग में एक से अधिक स्लाइड एक पेज पर दिखाने के लिए, स्लाइड का रंग बदलने के लिए, स्लाइड हटाने के लिए, या स्लाइड सेव करने के लिए। तो इसका सही जवाब पहला होगा। प्रिंटिंग में एक से अधिक स्लाइड एक पेज पर दिखाने के लिए। हैंड आउट में क्या होगा, एक ही स्लाइड पर, मतलब एक ही पेज पर, A4 साइज के पेज पर बहुत सारी अलग अलग स्लाइड्स को प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है। 24 में बताना है स्लाइड सॉर्टर व्यू का उपयोग किस लिए किया जाता है? स्लाइड सॉर्टर व्यू का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? सभी स्लाइड्स को एक साथ देखने और क्रम बदलने के लिए करते हैं, टेक्स्ट एडिट करने के लिए करते हैं, नोट्स जोड़ने के लिए करते हैं, या चार्ट बनाने के लिए करते हैं। तो स्लाइड सॉर्टर व्यू का उपयोग किस लिए करते हैं? स्लाइड सॉर्टर व्यू का इस्तेमाल सभी स्लाइड्स को एक साथ देखने के लिए और क्रम बदलने के लिए करते हैं। अब एक ही स्क्रीन पर छोटे छोटे बहुत सारे स्लाइड्स आपके सामने आ जाते हैं, आप उन्हें रीअरेंज कर सकते हैं। क्रम बदलना है तो आसानी से उनका क्रम चेंज किया जा सकता है। इसी में एक और सवाल पूछा जाता है कि एक सिंगल रो में, इस लाइन में अधिकतम कितने स्लाइड आ सकते हैं? स्लाइड सॉर्टर व्यू में 15 स्लाइड अधिकतम आ सकते हैं, ये मैक्सिमम है। पूछा जाता है कि बाय डिफॉल्ट स्लाइड सॉर्टर व्यू में कितने एक सिंगल रो में होते हैं? तो 9 स्लाइड होती हैं। इम्प्रेस में बैकग्राउंड बदलने के लिए कौन सा विकल्प है? बैकग्राउंड को चेंज कैसे कर सकते हो? बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? स्लाइड के अंदर पहले जाना पड़ेगा, फिर स्लाइड प्रॉपर्टीज में जाना पड़ेगा, और उसके बाद सेलेक्ट बैकग्राउंड, आप अपने हिसाब से जो बैकग्राउंड लगाना चाह रहे हैं उसको सेलेक्ट कर सकते हैं।
इम्प्रेस में हाइपरलिंक जोड़ने के लिए शॉर्टकट की होती है। आप किस शॉर्टकट कुंजी से हाइपरलिंक को जोड़ सकते हैं? तो देखिए, हाइपरलिंक आपको पता है इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल के होती है, और इसके लिए जो इंसर्ट मेनू है वहीं पर आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो इंसर्ट मेनू में हाइपरलिंक की कमांड आपको देखने को मिल जाती है, वहां से क्या कर सकते हैं, हाइपरलिंक को डाल सकते हैं। इम्प्रेस में कौन सा व्यू प्रेजेंटेशन देने के लिए उपयोग किया जाता है? भाई प्रेजेंटेशन देना है किसी को तो कौन सा व्यू वहां पर होगा? आपने प्रेजेंटेशन रेडी कर लिया, अब किसी को प्रेजेंटेशन दिखाना है तो क्या करेंगे, स्लाइड को शो कर देंगे, स्लाइड शो करते हैं। ठीक है, तो स्लाइड शो से क्या होगा, फुल स्क्रीन पर हमारा प्रेजेंटेशन अब आ जाता है और हम उसको शो करवा सकते हैं। 28 कहता है इम्प्रेस में स्लाइड डुप्लीकेट करने का विकल्प कहां पर है? स्लाइड को डुप्लीकेट कैसे करोगे? स्लाइड का एक डुप्लीकेट बनाना है तो क्या होगा, जिस प्रकार से स्लाइड के अंदर आपने जो फॉर्मेटिंग जो डिजाइन वहां बनाई होगी, सेम इसका एक डुप्लीकेट यहाँ पर और बनकर आ जाएगा। ऐसा करने के लिए स्लाइड मेनू में जाइए और वहां से डुप्लीकेट कर सकते हैं। कहाँ जाना पड़ेगा, स्लाइड मेनू के अंदर जाना पड़ेगा। अगला सवाल है आउटलाइन व्यू किसके लिए उपयोगी होता है? स्लाइड के अंदर आप देखोगे व्यू मेनू में आपको जाना है, वहां अलग अलग व्यू मिल जाते हैं। तो वहां पर एक स्लाइड व्यू भी होता है। स्लाइड को टेक्स्ट एक साथ देख, स्लाइड का जो टेक्स्ट है जो लिखा हुआ है वो एक साथ देखने और उसका संपादन यानी उसको एडिट करने के लिए, स्लाइड शो देने के लिए, स्लाइड हटाने के लिए, स्लाइड डुप्लीकेट करने के लिए, क्या होगा इसमें सही जवाब? तो इसका पहला ही है, स्लाइड का टेक्स्ट एक साथ देखने और बदलने के लिए। अब इसमें होगा ये कि जितनी भी स्लाइड हैं, जैसे सभी स्लाइड का जो टेक्स्ट होगा, हर स्लाइड पे जो भी कुछ लिखा होगा वो एक ही पेज पर आपको दिख जाएगा, सब टेक्स्ट ही दिखेगा, ग्राफिक नहीं दिखेगा। और आप उसमें कुछ एडिट करना चाहते हैं तो आराम से बदल सकते हैं, तो अलग अलग स्लाइड पे जाना नहीं पड़ेगा, आप आउटलाइन व्यू में आ जाइए और जो भी लिखा गया है उसको चेंज कर सकते हैं। इम्प्रेस में इंसर्ट मेनू से क्या किया जा सकता है? इंसर्ट मेनू से क्या किया जा सकता है? जैसे चित्र, चार्ट, टेक्स्ट बॉक्स जोड़ना, ये सारा काम कर सकते हैं। फाइल को डिलीट करना, ये कर सकते हैं। स्लाइड ट्रांजिशन लगाना, ये कर सकते हैं। या फॉर्मेट बदलना, ये कर सकते हैं। तो इंसर्ट का मतलब ही है कुछ ऐड करना, कुछ इसमें इंसर्ट करवाना। तो इंसर्ट पिक्चर, चार्ट, टेक्स्ट बॉक्स, ये सब चीज़ें हम इंसर्ट मेनू से कर सकते हैं। फिर क्या पूछा है, इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन सेव करने का शॉर्टकट की। आप प्रेजेंटेशन को सेव कैसे करोगे? तो इसका शॉर्टकट की बहुत सिंपल है, कंट्रोल एस, सभी में यही होता है। दूसरा, इसको सेव करने के लिए स्टैंडर्ड टूल बार पर भी आइकन मिल जाता है। स्टैंडर्ड टूल बार पर भी क्या मिलेगा, आइकन मिलेगा, वहां से भी फाइल को सेव करवा सकते हो। इम्प्रेस में फुल स्क्रीन स्लाइड शो कैसे चालू किया जाता है? फुल स्क्रीन स्लाइड शो कैसे चालू करते हैं? तो स्लाइड शो मेनू में चले जाइए, वहां से कर दीजिए, या F5 दबा लीजिए, तो भी स्लाइड शो आपका फुल स्क्रीन में शुरू हो जाएगा। सॉफ्टवेयर क्या है? व्हाट इज सॉफ्टवेयर? प्रोग्राम और निर्देशों का समूह है, अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शंस। कोई भी सॉफ्टवेयर क्या होता है, प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस का ही समूह होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। बाकी ना तो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर होता है, ना इंटरनेट होता है, ना सीपीयू होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है? हमने एक बहुत ही सिंपल सी सभी को बात बताई थी कि सिस्टम के काम के लिए, सिस्टम के काम के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यूजर मतलब हम और आप, यूजर के कार्य के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है वो एप्लीकेशन है। बस ये चीज़ आप पहचान लो। जैसे टैली है, इस पर कौन काम करता है, यूजर, तो ये कौन सा हो गया, एप्लीकेशन, तो ये सिस्टम नहीं है। MS वर्ड पर कौन काम करता है, यूजर, तो ये भी वैसा नहीं है, मतलब सिस्टम नहीं है। फोटोशॉप पे कौन काम करता है, यूजर करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना, ये हमारे कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। अगर ये ना हो तो हम कंप्यूटर पे काम नहीं कर पाएंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, हमारे कंप्यूटर को ऑपरेट करने का काम करता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से ही
हमारे सिस्टम पर टैली, एमएस वर्ड, फोटोशॉप चल पाते हैं। अगर ये ना हो तो ये चल नहीं पाएंगे। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम की मदद करने के लिए बनाया गया है, सो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाएगा। बहुत सिंपल है। अब आपको किसी सॉफ्टवेयर के बारे में बहुत नहीं भी पता है, आप इतना पता लगा लो कि इसका काम क्या है। क्या इस पर यूजर वर्क करेगा? अगर करेगा तो वो एप्लीकेशन हो जाएगा, नहीं करेगा सिस्टम के लिए है तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएगा। कुछ सिस्टम के सहायक सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। ठीक है। 35 में बताना है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य क्या होता है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, मैंने बताया ना यूजर वर्क करेगा, तो इसका मुख्य काम क्या है? उपयोगकर्ता को विशेष कार्य करने में मदद करना। यूजर के काम के लिए बना है। हेल्प्स यूजर परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। यूजर को काम करेगा, उसकी हेल्प करेगा। यानी यूजर काम कहाँ करेगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर करेगा, वो मदद करेगा यूजर की। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है? ओपन सोर्स का एग्जाम्पल पूछा है। ओपन सोर्स क्या होते हैं? पहला कंडीशन इसका क्या होगा? फ्री होगा। दूसरा कंडीशन क्या होगा? इसका सोर्स कोड भी अवेलेबल होगा। सोर्स कोड भी कोई भी इसका ले सकता है। ठीक है। तो इसमें ओपन सोर्स की कैटेगरी में कौन है भाई? एमएस ऑफिस नहीं है, कौन है? लिनक्स है। ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये ओपन सोर्स कम्युनिटी का सॉफ्टवेयर है। कैसा है? ओपन सोर्स की कैटेगरी में आने वाला एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ऑपरेटिंग सिस्टम किस कैटेगरी का है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का है। अगला सवाल है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उपयोग किस लिए किया जाता है। अभी मैं बात कर रहा था ना कि सिस्टम के सहायक जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो यूटिलिटी आते हैं। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उपयोग किस लिए होता है? अब ध्यान से समझो। पहला है कंप्यूटर को मेंटेन और मैनेज करने के लिए। कंप्यूटर को मेंटेन और मैनेज करने के लिए, ठीक है। केवल इंटरनेट चलाने के लिए तो ये नहीं हो सकता है। प्रिंटर को चलाने के लिए नहीं हो सकता है। गेम खेलने के लिए। यहाँ पर ऑप्शन पहला ही है, कंप्यूटर को मेंटेन और मैनेज करने के लिए। कंप्यूटर को क्या करेगा? मेंटेन और मैनेज करने के लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं। ठीक है। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का कार्य क्या होता है? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का कार्य क्या होता है? तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर जो होता है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का कार्य नहीं, अर्थ पूछा है ना, अर्थ पूछा है। तो इसका मतलब क्या होगा? ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंपनी द्वारा नियंत्रित और लाइसेंस प्राप्त हो। अब ये इसका कोई ऑनर होता है जो सेलर हो सकता है उसका, क्योंकि वो सेल करेगा सॉफ्टवेयर को। तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर को सेल किया जाएगा, बेचा जाएगा, उसका लाइसेंस की लेना पड़ेगा आपको, है ना, तभी आप उसे चला सकते हैं, तभी आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वो किसी के अधिकार में होता है तो आपको वहाँ से लाइसेंस लेना पड़ेगा, तभी चला सकते हैं। एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? स्प्रेडशीट है कि वर्ड प्रोसेसर है कि डेटाबेस है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है? एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी करेक्ट है। सॉफ्टवेयर का कौन सा प्रकार कंप्यूटर हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? सॉफ्टवेयर का कौन सा प्रकार कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। किसको नियंत्रित करता है? हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। तो ये हो जाएगा आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? अभी आपसे सवाल हो रहा था ओपन सोर्स के बारे में। ठीक है, ओपन सोर्स क्या होते हैं। अब आपसे पूछ लिया यहाँ पर कि फ्रीवेयर क्या होते हैं। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, बताइए। ऐसा सॉफ्टवेयर जो मुफ्त में उपयोग किया जा सकता है, केवल लाइसेंस से चलने वाला सॉफ्टवेयर, केवल हार्डवेयर पर आधारित, केवल कंपनी के अंदर। तो ये तीनों नहीं है, पहला ही है इसमें। ऐसा सॉफ्टवेयर जो मुफ्त में उपयोग किया जा सकता है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा अंतर आपको समझ लेना है, फ्रीवेयर में और जो आपका ओपन सोर्स होता है उसमें अंतर क्या होता है। फ्रीवेयर के अंदर क्या होगा? सॉफ्टवेयर तो आप फ्री में चला सकते हैं, सॉफ्टवेयर तो आपको फ्री में मिल जाएगा, पर इसका जो सोर्स कोड होगा वो नहीं मिलेगा, सोर्स कोड आपको नहीं दिया जाएगा। बट ओपन सोर्स के अंदर क्या होगा? फ्री सॉफ्टवेयर भी है प्लस उसका जो सोर्स कोड है वो भी फ्री है, आप उससे मॉडिफाई वगैरह कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किस भाषा की मदद से किया जाता है?
सॉफ्टवेयर को डेवलप करना ये किस भाषा से होगा? इसके लिए प्रोग्रामिंग भाषा सीखना पड़ेगा, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। ईमेल का पूर्ण रूप क्या होता है? ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, बताइए। ईमेल का पूरा नाम क्या होता है? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मेल के नाम से ईमेल को जाना जाता है। कई बार पूछता है ईमेल से संबंधित प्रोटोकॉल के नाम बताओ, तो याद रखना है SMTP, ठीक है, POP3, IMAP और PGP, ये सभी ईमेल से संबंधित प्रोटोकॉल हैं। ईमेल में CC का अर्थ क्या होता है? ईमेल के माध्यम से जब किसी को आप मेल करते हैं तो CC का भी ऑप्शन आता है, इसको बोलते हैं कार्बन कापी। क्या बोलते हैं? कार्बन कापी बोलते हैं, तो यहाँ पर फैला हो जाएगा। BCC होता है, इसको बोलते हैं ब्लाइंड कार्बन कापी। क्या बोलते हैं? ब्लाइंड कार्बन कापी इसको बोलते हैं। ईमेल अटैचमेंट का क्या अर्थ होता है? ईमेल अटैचमेंट से आप क्या समझते हैं? फाइल या दस्तावेज को जोड़ना ईमेल के साथ में, केवल टेक्स्ट लिखना, इमोजी भेजना, पासवर्ड लिखना। तो फाइल या दस्तावेज को जोड़ना, अटैच करना। और जीमेल, ठीक है, जीमेल एंड याहू मेल में 25 MB तक की फाइल को आप भेज सकते हैं। 25 MB तक की फाइल को मतलब अटैच कर सकते हैं, ठीक है, 25 MB तक की फाइल को अटैच कर सकते हैं। एक सवाल और आता है, आउटलुक एक्सप्रेस में कितना कर सकते हैं? तो आउटलुक में 20 MB तक की फाइल को ही आप अटैच कर सकते हैं। जीमेल किस कंपनी की सेवा है? जीमेल किस कंपनी की सेवा है? इसका आंसर दीजिएगा। यहां पर सही जवाब बताइए कौन सा हो जाएगा? जीमेल किस कंपनी की सेवा है? इसका मतलब हो जाएगा गूगल है, ऑप्शन बी है। भाई जीमेल किसका है? सिंपल है, जी फॉर यहाँ गूगल होता है, तो जीमेल गूगल का है। आउटलुक किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? आउटलुक एक ईमेल क्लाइंट प्रोग्राम है, तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट जाएगा। और आउटलुक किस कंपनी का है? तो ये है माइक्रोसॉफ्ट का। किसका है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। सोशल मीडिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोगों को जोड़ना और जानकारी साझा करना, कनेक्टिंग पीपल एंड शेयरिंग इन्फो। केवल फाइल सेव करना ये तो है नहीं, आपका पहला ही है। यहाँ लोगों को जोड़ना और जानकारी साझा करना। सोशल मीडिया से हम लोगों को जोड़ते हैं और जानकारियां वहां पर शेयर करते रहते हैं। फेसबुक कब स्थापित हुआ था? फेसबुक फाउंडेड कब हुआ? 2004 में, ठीक है। इसके फाउंडर की बात कई बार पूछते हैं कि भाई फेसबुक के फाउंडर कौन है? मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के फाउंडर हैं। ट्विटर पर संदेश को क्या कहा जाता है? ट्विटर पर अगर आपको संदेश भेजना है तो क्या कहते हैं? ट्वीट करना बोलते हैं। अगर ट्विटर पर आप कोई भी संदेश भेजते हैं तो इसको बोलते हैं ट्वीट करना, TWEET, ठीक है। हालांकि इसका नाम अब बदल गया है। लिंक्ड इन किसके लिए प्रसिद्ध है? गेमिंग के लिए, वीडियो शेयरिंग के लिए, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, प्रोफेशनल नेटवर्किंग के लिए। तो लिंक्ड इन किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रोफेशनल नेटवर्किंग के लिए। ऑप्शन हमारा डी है। यहाँ पर क्योंकि आप एक प्रोफेशनल प्रोफाइल बना लेते हैं, तो एक सवाल ऐसा भी आता है कि ऐसा कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पर रोजगार खोज सकते हैं, रोजगार ढूंढ सकते हैं? तो वो है आपका लिंक्डइन। इंस्टाग्राम किस प्रकार का प्लेटफॉर्म है? फोटो और वीडियो शेयरिंग है, केवल ईमेल भेजने के लिए, केवल गेम डाउनलोड करने के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो इंस्टाग्राम किस प्रकार का प्लेटफॉर्म है? एक फोटो और वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आप फोटोज या वीडियो वगैरह शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप किस प्रकार की सेवा है? इंस्टेंट मैसेजिंग है, ईमेल सर्विस है, वेब ब्राउजर है या फिर एंटीवायरस है? व्हाट्सएप किस प्रकार की सेवा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला, एक इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस है व्हाट्सएप। ईमेल में स्पैम का अर्थ क्या होता है? ईमेल में स्पैम का अर्थ क्या होता है? स्पैम से आप क्या समझते हैं? स्पैम मेल वो मेल ये अलग से एक फोल्डर भी मिल जाता है स्पैम नाम से आपको आपके जीमेल के अंदर। अनवांटेड मैसेज होते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है, अनचाहे, अनसोलिस्टेड इसको बोलते हैं। तो अनसोलिस्टेड मेल
आप इनको बोलते हैं, कई बार जंक मेल भी कहा जाता है, ये स्पैम कहलाते हैं। ठीक है, अगला सवाल है यूट्यूब का मालिक कौन है ना, आपको बताना है यूट्यूब का मालिक कौन है। तो अगर मालिक की बात करें तो सही जवाब क्या हो जाएगा, गूगल ही है। इसका ऑनर कौन है, यूट्यूब का गूगल ही है। बट शुरुआत यहाँ से गूगल ने नहीं की थी। देखो, यूट्यूब इज एन अमेरिकन ऑनलाइन वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म, एक अमेरिकन वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। हेडक्वार्टर इसका सैन ब्रोनो में है, कैलिफोर्निया के अंदर। फाउंडेड हुआ था, 3 ऐसे फॉर्मर पेपाल एम्प्लॉय थे जिन्होंने इसकी स्थापना की, इसको फाउंडेड किया। वो नाम था चैड हर्ली, स्टीव चैन और जावेद करीम। ये 3 लोगों ने मिलकर के सबसे पहले यूट्यूब को बनाया। कब बनाया था, फरवरी 2005 में, यानी 2005 में इसकी शुरुआत करी थी। कहाँ, कैलिफोर्निया के अंदर। गूगल बॉट दी साइट इन नवंबर 2006 और 2000, देखो फरवरी 2005 में इन्होंने बनाया, नवंबर 2006 में गूगल ने इसको खरीद लिया। और कितने में, तो 1.65 बिलियन डॉलर में। ठीक है, 1.65 यूएस डॉलर में इसको परचेज किया, 1.65 बिलियन यूएस डॉलर में इसको खरीद लिया। सिंस विच इट ऑपरेट्स एज वन ऑफ गूगल सब्सिडरी, अब ये गूगल का एक सब्सिडरी है और गूगल ही इसका ओनर है। ठीक है, तो कई बार आपसे पूछते हैं कि यूट्यूब के फाउंडर का नाम बताओ, तो याद रखना है चैड हर्ली, स्टीव चेन एंड जावेद करीम, ये यूट्यूब के फाउंडर हैं। ईमेल का एसएमटीपी प्रोटोकॉल किसके लिए उपयोग होता है, एसएमटीपी, इसको क्या बोलेंगे, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के इसको नाम से इसको जानते हैं। और इसका काम होता है मेल को भेजना। मेल को भेजने के लिए एसएमटीपी प्रोटोकॉल वर्क करता है। मेल को रिसीव करने के लिए पीओपी और आईएमएपी प्रोटोकॉल वर्क करते हैं। पीओपी और आईएमएपी प्रोटोकॉल किसके लिए होते हैं, मेल को रिसीव करने होते हैं। तो ऑप्शन पहला हो जाएगा, ईमेल रिसीविंग प्रोटोकॉल है ये। सोशल मीडिया पर फिशिंग का क्या अर्थ होता है, सोशल मीडिया पर फिशिंग से आप क्या समझते हैं, मैसेज को डिलीट करना ये फिशिंग है, पासवर्ड सेव करना, फोटो अपलोड करना, नकली लिंक और संदेश भेजकर जानकारी चुराना, ये फिशिंग है। कई बार आपको नकली लिंक भेजी जाती है, बताया कुछ और जाता है, उसके अंदर होता कुछ और है, आपने क्लिक किया और आपका फ़ोन हैक हो गया, है ना, ऐसी कई कंडीशन आ जाती हैं, डेटा चोरी हो गया। तो ये जो है फिशिंग लिंक्स होती हैं, इनसे आपको बहुत बचना है। ट्विटर का नया नाम क्या है, ट्विटर का नया नाम क्या है, तो ट्विटर का अब, क्योंकि ट्विटर को अब खरीद लिया गया है, और किसने खरीदा है, एलन मस्क की कंपनी, है ना। तो यहाँ पर अब ट्विटर का जो नाम हो गया है वो एक्स हो गया है। ठीक है, एक्स हो गया, एक्स इनकॉर्पोरेशन ने इसको जो है परचेज कर लिया है, ट्विटर को खरीद लिया है। ईमेल सिग्नेचर का उपयोग किस लिए किया जाता है, ईमेल सिग्नेचर का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, प्रेषक की जानकारी जोड़ने के लिए। भाई किसने मेल भेजा है उसकी जानकारी वहाँ पे जुड़ जाए, तो लास्ट में लिखा होता है थैंक्स या लिखा होता है रिगार्ड्स, और नीचे यहाँ यूजर के मतलब सेंडर के बारे में लिखा होता है। तो प्रेषक की जानकारी जोड़ने के लिए ईमेल सिग्नेचर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये रहा आज का 60 क्लास की मैराथन क्लास का ये सेशन। आई होप आपको समझ आया होगा, और ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो पिछले जो सेशन हमने करवाए हैं और अभी ये जो कराए हैं और आगे आने वाले जो क्लासेस होंगे वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। आप सभी साथी अधिक जानकारी के लिए या जो PDF नोट्स वगैरह होते हैं, कुछ मॉक टेस्ट के जो लिंक्स वगैरह होते हैं, वो हम शेयर करते रहते हैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर, या कोई अपडेट देना है आपको ट्रिपल्स एग्जाम के बारे में, अदर एग्जाम्स के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इस QR को आप स्कैन कर सकते हैं और यहाँ से व्हाट्सएप चैनल से आप जुड़ जाएंगे सीधे। टेलीग्राम का लिंक हमने यहाँ दे दिया है, तो आप स्कैन करेंगे इस QR कोड को और यहाँ से टेलीग्राम से आप जुड़ पाएंगे। ठीक है, किसी जानकारी के लिए नंबर यहाँ दिया हुआ है 9452299436 पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और जाते जाते सभी को क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।